स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2013 उत्तर प्रदेश पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हैं। इन प्रश्नों पर आपको रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आपको मिल भी जाएंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले इन प्रश्नों पर। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा और यमुना। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर के क्षेत्र से हो रहा है। गंगा गंगोत्री से निकल रही हैं, यमुना अमरकंटक के पहाड़ी से निकल रही हैं, यमुना यमुनोत्री से निकल रही हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किस नदी का उद्गम भारत से बाहर अगर पूछ रहे हैं तो इसमें यमुना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत से बाहर है। सिंधु का उद्गम भारत से बाहर है और सतलज का उद्गम भारत से बाहर है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। इग्लू की बात करें, इग्लू क्या है? इसका एक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली में बनाया जाता है, जिसके एस्किमो कहते हैं। एस्किमो एक जनजाति है और ये एस्किमो जनजाति है जो कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जनजातियों की बात है तो ध्यान रखिएगा। पिग्मी, कई जनजातियाँ इसमें से पूछी जा सकती हैं आपको, पिग्मी क्या है? तो आपको बताना है कि पिग्मी कांगो बेसिन में एक जनजाति है, सेमांग मलेशिया में है, आइनू जापान में है। तो ऐसे जनजातियों की बात है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ करें। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या परिणाम होता है? पहले तो ये समझिए कि प्रच्छन्न और जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तर आप बताइए। कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसका कहने परिणाम क्या होता है? लेन देन की लागत में वृद्धि। गलत उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक सही उत्तर का। अनुपादित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। कृषि का जो क्षेत्र होता है उस कृषि क्षेत्र में पता ही नहीं चलता है कि कब कितने लोग उसमें से बेरोजगारी हैं। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में निकल रही है। मध्य प्रदेश के चंबल नदी की बात करें कि चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से जाना पाव पहाड़ी से निकलने के बाद मध्य प्रदेश में जलती है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है ग्वालियर, ग्वालियर शहर से बहते हैं। उसके बाद राजस्थान में बहती है कोटा और कोटा से होती हुई 3 बांध बनाती है। राजस्थान की हम बात करें तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, राज में लिखा है रा अजा। उसके बाद महाराणा प्रताप सागर। तो 3 बांध जो है वो बना रही है और उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल यमुना की भी एक सहायक नदी है, ध्यान रखें। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वो इटालवी यात्री बताइए जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनक। इतालवी का मतलब इटली की बात कर रहे हैं। इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं कि निकोलो कोंटी है ना, वो ऐसा इतालवी यात्री की बताएं निकोलो कोंटी जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य में एक राजा था जिसका नाम था देवराय। देवराय के समय में निकोलो कोंटी का भारत में आगमन हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें तो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा एक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा। उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित है, जो कि हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मार्को पोलो की बात करें कि मार्को पोलो क्या है, तो आपको बताना है इस बात के लिए कि पांड्य एक देश है ना। पांड्य जो देश है उस पांड्य देश की यात्रा पे आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो ऑप्शन नंबर से सरदार पटेल इसका एक सही उत्तर होगा। और इसी रियासतों के एकीकरण में आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है और सबसे ऊंची जो मूर्ति है गुजरात में है, केवड़िया में, वो सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी रियासतों के एकीकरण के कारण ही जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चरकुला नृत्य इसमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र में पूछा जाता है चरकुला नृत्य। 108 दीपक महिलाएं रखती हैं। तो इन प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सायरा जो नृत्य है फसल कटाई से संबंधित में ये है और वो बुंदेलखंड से है। सोहर एक गीत है, बधाई गीत जिसे कहते हैं, ये भी आपको सब ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? क्या नालंदा है? नालंदा नहीं है, नालंदा बिहार में पड़ता है। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की है और कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने इसको विध्वस्त कर दिया है। प्रयाग अर्थात इलाहाबाद अकबर ने बसाया है। थानेश्वर पहली थी राजधानी, इसकी पहली राजधानी थानेश्वर है और दूसरी राजधानी कन्नौज। कन्नौज को आप ये ध्यान रखिएगा, कन्नौज को क्या कहते हैं? कन्नौज रामगंगा नदी के किनारे हैं,
इसका जो प्राचीन नाम पूछा था, कई बार पूछा गया है, तो कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज इसका नाम है, खुशबुओं का शहर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया था? एम्पियर के नहीं, एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है, तो ये गलत होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो कह रहे हैं बिट्स, बिट्स से प्रश्न आते हैं। 1 MB में, 1 MB में पूछा जाता है कई बार कि आप बताओ कि 1 MB में कितना होता है, तो 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 GB में 1024 MB होते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ है। अंतरिक्ष में भेजा गया, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का सबसे पहला उपग्रह इसमें से कौन सा होगा? सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला है, गुप्तकालीन खगोलज्ञ रहे हैं ये। आर्यभट्टीय संहिता सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखा है। दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहला, पूरे विश्व में सबसे पहला स्पुतनिक, स्पुतनिक जो कि रूस ने छोड़ा था, ये भी ध्यान में रखें। अगला है कि जीवाश्म किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं? जीवाश्म कोयला और पेट्रोलियम सब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें, परतदार शैल जिसे अवसादी कहते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और आग्नेय और परतदार जो चट्टानें होती हैं, इनमें जब ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है तो रूपांतरित शैलें बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस इसमें से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होती है वो 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% की हम बात कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन 0.93। तो आपको ये ध्यान रखना है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। इसी प्रकार से पूछा सकता है, अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी जो दिशा होती है वो बदल देती है? आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मानसूनी हवाएं हैं। मानसूनी हवाएं साल भर में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ज्वार भाटा की बात कर रहे हैं, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आपको बात ध्यान रखना है कि ज्वार और जो भाटा होता है वो दोनों की आकर्षण शक्ति होती है, सूर्य प्लस चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार भाटे, है ना, ज्वार भाटा आता है। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक पूर्णिमा को और अमावस्या का उच्च ज्वार आते हैं। अब ज्वार भाटा की बात करें, सागर का जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ जाना ज्वार होता है, जो सागर का जल नीचे गिरकर पीछे लौटाता है, इसे भाटा कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। गोभी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सब क्या है? क्या सब्जी का नाम है? गलत उत्तर है, चक्रवाती तूफान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मरुस्थल एक सही उत्तर है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें से क्या है? ये मरुस्थल के नाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अटाकामा, सहारा की बात करें तो सहारा अफ्रीका में है, अफ्रीका के अंतर्गत में है। अटाकामा जो है वो चिली का जो एरिया है, चिली और अर्जेंटीना का जो है। कालाहारी की बात करें तो अफ्रीका में एक देश पड़ता है बोत्सवाना, यहाँ पर स्थित है। गोभी की बात करें तो जो गोभी है वो चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया दोनों के बॉर्डर पर गोभी इस मरुस्थल हैं, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये है कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे इनमें से कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव माने जाते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, और इन 24 तीर्थंकरों की हम बात करें तो ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस में या इस परीक्षा में पूछा सकता है कि पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ दोनों का जो जन्म हुआ है वो यहाँ है, और ऋषभ देव का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जितनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ध्यान रखना इस बात के लिए, ऐसे कुछ चित्र है, जितनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी सब डेल्टा बनाएंगी, जितनी नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी इनमें से कोई डेल्टा नहीं बनाएगा। तो इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है यहाँ पर, तो ये डेल्टा बनाएगी। नर्मदा पश्चिम की दिशा में बह जाती है, अरब सागर में है, तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर हो जाएगा कि नर्मदा जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। महानदी जिसके किनारे कटक स्थित है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन है? 19 नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू इसका एक सही उत्तर है। एशियाई खेलों की बात करें तो पहला जो 1951 में भारत में सबसे पहली बार जो खेल हुआ है नई दिल्ली के अंतर्गत में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलें। नीलकंठ में प्रश्न है, ये 2013 का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है। नीलकंठ में इसमें से कौन सा समास पूछा कि नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है जब कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास की बात कर रहे हैं। द्वंद्व समास में और बीच में छिपा होता है, और दिग्ग जो शब्द होता है उसमें सबसे पहला गणना है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी के कुल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 16% है। क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान रखिएगा 7.33%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और अगर हम आबादी की बात करें तो 16.4 है। अगला प्रश्न चल रहा है प्रश्न नंबर 22। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर डी की बात करें रमन लांबा की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इनमें से ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊर्जा के गैर की हम बात कर रहे हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय शक्ति। यानी कि सही अगर हम बात करें तो ए और जो डी है, यानी कि ए और डी इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत के प्रश्न ये है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ये बंगाल से चुने गए थे, फिर बाद में बम्बई से चुने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चल रहे हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा रह गया है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये एक कानूनी अधिकार हो गया है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था और तब अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति के जो अधिकार है ये मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत में इसको रख दिया गया है। तो आगे बात करें प्रश्न नंबर 26 की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए रामनगर नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट एक प्रसिद्ध शिकारी थे वहाँ के, 1936 में इसकी स्थापना हो गई है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन के दक्कन के पठार है, महानदी का डेल्टा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि भारत और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये है ध्वनि मापक जो इकाई होती है उसको इसमें से हम किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट ताप की इकाई है। ध्वनि मापक को हम डेसीबल में मापते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है। न्यूटन कैलोरी उष्मा की है, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर है हरित ग्रह प्रभाव की बात करें ग्रीन हाउस गैसों में तो सबसे ज़्यादा किस गैस की अधिक मात्रा में होने में बढ़ लगता है? ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ताजमहल के बदरंग होने का कारण है कि ऑप्शन नंबर डी अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा के लिए दो गैस जिम्मेदार हैं SO2 और NO2, जरूर ध्यान में रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के दो योगदान देने वाले हैं। अगले चल रहे हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ चल रहे हैं। 31 है अंटार्कटिका जाने वाले भारतीय दल के सबसे पहले प्रभारी कौन थे? डॉक्टर SZ कासिम, सैयद जहूर कासिम 1982 में, इन्होंने 1982 में अंटार्कटिका का प्रारंभ किया हुआ था। कुछ दिन पहले इनकी मौत हो गई, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका जो है ये निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से संघनन का कौन रूप नहीं? जल से संबंधित है, इनमें से कौन सा नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है धुआं, यानी कि धुआं नहीं है, बाकी कोस सोहरा सब जो है ये संघनन के स्वरूप चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से कुछ बनाएं तो 3 रेखाएं होती हैं, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में, यानी कि कर्क से मकर रेखा के बीच के जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। साल भर यहाँ तापमान हमेशा ज़्यादा होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है उपकार को याद रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति रखता है उसको कहते हैं, उपकार को जो याद रखता है वो कृतज्ञ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से तत्सम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अंश एक तत्सम शब्द है। तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तत्सम जो होते हैं संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। कालपक्कम क्या है? कालपक्कम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। तो प्रश्न है कि क्या है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तमिलनाडु के अंतर्गत में है। अपना मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है, लेकिन ध्यान रखना है प्रत्येक 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है देश में मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई और 1949 में स्थापना हुई, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई, जरूर ध्यान रखना है, पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 40 की तरफ चल रहे हैं। मगध जो साम्राज्य है 16 महाजनपदों के अंतर में सबसे ताकतवर मगध रहा है। हाथी का सबसे पहली बार प्रयोग मगध में किया गया है। तो मगध जो साम्राज्य है वो बिहार के अंतर्गत में पूछ रहे हैं कि मगध साम्राज्य का संस्थापक जो है वो मगध पे सबसे प्राचीन जो राजवंश है उसका संस्थापक जरासंध था। लेकिन अगर ऐसे बात करें कि मगध पे जिस वंश की बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश की बात करें बिंबिसार की। यहाँ पूछ रहे हैं मगध साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक इनमें से कौन है? तो अंतिम शासकों की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है कालाशोक है, क्योंकि मगध साम्राज्य लगातार बढ़ता रहा है और अंत में कालाशोक है।
ठीक है ना। लेकिन आयोग की प्रश्न ये है कि आयोग ने ऑप्शन नंबर सी उदयन माना हुआ था, जो कि हर्यक वंश के शासकों की बात रही, हर्यक वंश में माना हुआ। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत में है और मध्य प्रदेश में इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, श्रीनगर भी सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहली बार किया हुआ है। ये सारे प्रश्न सम्राट अशोक से याद रखिएगा। बिंदुसार के समय में एक सीरियाई यात्री डाइमेकस आया हुआ है। कौटिल्य जो है वो चाणक्य का नाम है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। सुविख्यात सूर्य मंदिर की बात करें जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये खजुराहो में नहीं है, आबू में नहीं, धारचूला में नहीं। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे कि प्रश्न नंबर की बात करें, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति, आपको तत्काल में अभी राष्ट्रपति याद रखने हैं कि भारत के वर्तमान इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हैं, ये आदिवासी से संबंधित हैं, आदिवासी हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें डी वाई चंद्रचूड़, इस समय वर्तमान के अंतर्गत में, इनको आपको ध्यान रखना है। नीना दावलूरी चर्चा में उस समय थी। मिस्र अमेरिका का ताज मिलने के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय वर्तमान कंडीशन में कौन कौन है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पूछे गए तो आपको लेटेस्ट का याद रखना है। तेलंगाना किस राज्य के विघटन से बनने वाला है, जब का प्रश्न रहा है तो बनेगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत में, जरूर ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश में 2014 की बात करें, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं, अगले भी चलते हैं कि 48 की बात करें, प्रश्न नंबर 48 से नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं कि चुनाव कहाँ हुआ था। आपको विधानसभा में भी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, ये सब याद रखना है। वन्य प्राणी सप्ताह की बात करें कब मनाया जाता है तो 1 से 7 अक्टूबर की बात करें। ऐसे ही ध्यान रखने का, वन्य जीव महोत्सव आपसे पूछा सकता है कि भारत में वन जो महोत्सव होता है कब है, तो आपको बताना 1951 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। 2013 से कौन सी पनडुब्बी है, ये करंट अफेयर था, तब INS सिंधुरक्षक थी। आज के इस रेल में आसपास जो प्रश्न है उसको याद कर सकते हैं। एन की बात करें, एन किसकी मुद्रा, तो जापान को ध्यान में रखना है। चीन की मुद्रा पूछी जा सकती है, युआन है, जिसे घरेलू भाषा में रनमिनबी कहा जाता है। भूटान की मुद्रा को नगुल्ट्रम कहते हैं, नगुल्ट्रम कहते हैं इसकी मुद्रा को। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है उसे वान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ में है। रॉबर्ट कैनगिल की पुस्तक द मैन हू लिव्ड इन्फिनिटी, इसमें से किसकी जीवनी श्रीनिवास रामानुजम के है, ये ध्यान रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र की दुकाइयों के नाम बताएं जिसमें भारत द्वारा 2013 में महारत्न का, अभी लेटेस्ट में जो महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हुआ है उनको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पहचान जो आधार होती है ये किसको मिलता है। आपको ध्यान रखना भारत की जो प्रत्येक नागरिक है ये है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में कि आप सारे के सारे लोग जो है वो लेकर के जरूर जाइएगा पहचान पत्र अपना। किस शहर में 2020 के ओलंपिक पूछे हैं, आप याद कर लीजिएगा कि आगामी जो ओलंपिक होंगे 2028 में कहाँ होने वाले हैं, 2024 में कहाँ होने वाले, इस प्रकार के ओलंपिक ध्यान में रखने हैं। मधुशाला किसकी कृति है, तो आपको ध्यान रखना है हरवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी रचना है। ठीक है, भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से, ये प्रश्न उस समय का रहा है, आज की डेट में जो प्रश्न है उसके हिसाब से याद कर सकते हैं। BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी की बात करें तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद में है। मुरादाबाद पीतल के लिए बड़ा फेमस है, पीतल के लिए। अगर कई सारे प्रश्न हैं पुलिस से संबंधित, अगर लखनऊ से पूछते हैं पुलिस में फॉरेंसिक, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक की बात कर रहे हैं, फॉरेंसिक विद्यालय की, तो ये लखनऊ के अंदर में है। सरदार पटेल पुलिस एकेडमी की बात कर रहे हैं तो वो पड़ेगा हैदराबाद में। और अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय पहला पूछते हैं कहाँ स्थापना की रही, तो आप बताइए गाजियाबाद में, पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद के अंतर्गत में है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय सेना में एयर चीफ मार्शल की बात है, ये वर्तमान में कौन है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चले, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, आपको अभी तत्काल में आनंदीबेन पटेल को ध्यान रखना है, तो ये उस समय पर रहे हैं, इसको हटा दीजिए। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की बात करें 1911 के अंतर्गत में है, और इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर जी को 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का अनुभव प्राप्त है, एक भारत का है, एक दूसरा बांग्लादेश का। आमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा है, और अमृत सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मुंशी प्रेमचंद्र गोदान गबन इन्होंने किताबें लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ में है।